Hello student, my name is Anuj Singh and you watching the beautiful channel where you feel the concept। और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आप बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दो टॉपिक हैं जो आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पता है बेटे कि जो अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, आप काइनेमैटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 आता है और चैप्टर नंबर फिजिक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर आ जाता है 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसके ऊपर आप बात कर रहे थे, मैंने एक लेक्चर उसका ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं आपको दे चुका हूं उसका फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का, जिसके अंदर आपने बेसिक किया था मैकेनिक्स के बारे में, काइनेमैटिक्स के बारे में और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको समझाया। तो आगे बढ़ने से पहले, स्पीड और वेलोसिटी को समझने से पहले ये दोनों टर्म डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों टॉपिक करवाए जाते हैं 0 नंबर चैप्टर आपका जो बनाया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स टूल नाम है एक्चुअल में उसका, तो उसके अंदर करवाया जाता है। लेकिन अपन ने वहाँ से स्टार्ट नहीं किया था, अपन ने चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड से सिलेबस स्टार्ट किया था, क्योंकि जहाँ भी अपने को जरूरत पड़ेगी मैथमेटिक्स से रिलेटेड टर्म्स को समझाने की, तो आपको पहले मैं वो टॉपिक समझाऊंगा, आफ्टर दैट आएंगे आप मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अभी स्पीड और वेलोसिटी को समझने से पहले आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो डिफरेंशिएशन के मैं 2 पार्ट लेके आऊँगा। फर्स्ट पार्ट आज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक और पार्ट आएगा डिफरेंशिएशन के। ऐसे ही बेटे इंटीग्रेशन के भी मे बी 1 और 2 पार्ट के अंदर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ इन दोनों पार्ट को अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर प्रॉब्लम है तो बेटे आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्पेशली यहाँ पर जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्ट्रीम से जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझना ज़रूरी है। क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके पास तो मैथ है नहीं ना, तो जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके तो सिलेबस के अंदर ऑलरेडी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनके आपके मैथ के टीचर करवाएंगे आपको डिटेल के अंदर। लेकिन मेडिकल वालों को कौन करवाएगा? तो मेडिकल वालों को करवाएंगे हम, आपके फिजिक्स के टीचर। तो जितनी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी बेटे डिफरेंशिएशन की मैथ्स के अंदर, तो वो हम करवाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर जितनी डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी आज आप करेंगे। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट इसको डिटेल के अंदर आगे भी जाएंगे, वो आप करोगे अपने मैथमेटिक्स के अंदर, वो करवाएंगे आपके मैथ्स के टीचर, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर जितनी जरूरत पड़ेगी वो आपके फिजिक्स के टीचर आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आते हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। डिफरेंशिएशन होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट रहते हैं। आपने वर्ड सुना होगा डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड करना। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो बायो के अंदर क्या होता है कि सेल क्या होता है, आगे आगे डिफरेंशिएट होता जाता है। डिफरेंशिएट मतलब उसके पार्ट्स होते जाते हैं। तो अभी ऐसा अपने को ऐसा ही करना है, डिफरेंशिएशन वहीं से बना है वर्ड, ठीक है। और इंटीग्रेशन जो वर्ड है ये उसका अपोजिट है। छोटे छोटे पार्ट को मिला के आप कंप्लीट एक वैल्यू की वैल्यू निकालते हैं, एक बड़ी वैल्यू कंप्लीट। अगर आपको एक पूरी इस वायर की लेंथ के कोरस्पॉन्ड इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप इसके छोटे छोटे पार्ट्स करके आप उनको ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? इस कंप्लीट लेंथ निकल जाएगी, ठीक है बेटे। और इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन करना, मतलब छोटे पार्ट को मिला के एक कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। और डिफरेंशिएशन उसका बिल्कुल अपोजिट है। तो पहले समझेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके बाद आएंगे इंटीग्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के ऊपर आते हैं, तो समझते जाना एक एक चीज़ को। प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। तो आते हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो मान लेते हैं जो y है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो अगर आप x के अंदर कोई भी चेंज करोगे तो उसके कोरस्पॉन्ड y के अंदर भी क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। अगर आप इसके अंदर देखो 2 वर्ड यहां पर आएंगी। अगर आप इसके अंदर एक चेंज करते हो, x के अंदर चेंज करते हो, सपोज x को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हो, डेल्टा x, इसका मतलब क्या होता है? इस वर्ड को बोला जाता है डेल्टा। डेल्टा जिसका मतलब होता है चेंज। चेंज डेल्टा x का मतलब क्या होगा? चेंज इन x, कि आपने x के अंदर कुछ ना कुछ चेंज किया है, x की वैल्यू में कोई चेंज लेके आए हो आप।
चेंज इन एक्स, तो जब आप एक्स में चेंज करोगे तो चेंज इन क्या आएगा, वाई भी आएगा। इसको आप क्या लिखोगे, डेल्टा वाई। ठीक है, चेंज इन वाई। ठीक है, ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। अगर आप एक्स में चेंज करोगे तो वाई में भी चेंज आएगा। इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा वाई, चेंज इन वाई। ठीक है, अच्छा अब जब ये चेंज बहुत छोटा होता है, जैसे आपने वैल्यू आपने एक तो चेंज किया 5, सपोज यहाँ पर वैल्यू थी, आपने उसकी वैल्यू चेंज करके 3 कर दी, तो ये एक चेंज आया इसमें। अगर ये चेंज बहुत छोटा होता, छोटा मतलब कैसे कि 4.8 कर देते आप, काफ़ी स्मॉल चेंज, या 4.95 कर देते, और भी ज़्यादा छोटा चेंज हो जाता है, तो उसको कैसे लिखते हैं। थोड़ा बड़ा चेंज होता है तो उसको बोलते हैं डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जब स्मॉल चेंज बहुत ज़्यादा आ जाता है, देखो इसको इस वे के अंदर लिखोगे आप, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसको बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या बोलोगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये रेट ऑफ चेंज वाला कॉन्सेप्ट आपने पहले भी किया था, 10th के अंदर आपने किया है बेटे। I जो करंट होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्यों क्या था, चार्ज था। जब चार्ज में चेंज होता है, चार्ज की वैल्यू क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, आपने किया था ना चार्ज, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो का जब किसके रिस्पेक्ट टू किसी की वैल्यू चेंज होती है तो उसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो यहाँ पर y की वैल्यू चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसको क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब ये वैल्यू के अंदर बहुत कम चेंज आए, मतलब आप क्या करो कि लिमिट डेल्टा एक्स, एक्स की वैल्यू को बहुत ज़्यादा आपने इतना चेंज कर दिया कि जिसको बोला जाता है जीरो के अप्रॉक्स। जैसे मैंने यहाँ पर किया, सपोज एक्स की वैल्यू पहले 5 थी, उसकी वैल्यू को आपने क्या कर दिया, 4.99 कर दिया। तो ये इतना स्मॉल चेंज है जो जीरो तो नहीं कह सकते आप, कि वेरी क्लोज टू एक्स हो जाता है। तो उस टाइम डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई के अंदर आपने इतना चेंज किया, तो इसको आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब इसकी वैल्यू को आपने इतना कम चेंज किया है कि वो अप्रोक्सीमेटली जीरो के आसपास चेंज होता है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो उस टाइम आप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को आप क्या लिख सकते हो, डी वाई बाय डी एक्स। और डी वाई बाय डी एक्स को प्रोनाउंस क्या किया जाता है, इसको बोला जाता है, हाँ जी, डेरिवेटिव। हाँ जी, आप लिख सकते हो बेटे, इसको क्या बोलोगे, डी वाई बाई डी एक्स को डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और ये डी वाई बाई डी एक्स में आपको एक चीज और भी बता दूं, यहां पर अगर आपने बेटे ये राइट कर ले तो मैं रेज कर रहा हूं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या चीज होती है, डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअल में ये स्लोप की वैल्यू भी होती है। स्लोप की वैल्यू क्या होती है कि अगर आप इस तरफ x ले रहे हो, इस तरफ y ले रहे हो, ठीक है, तो ये स्लोप बन गया, सपोज ये स्लोप बना रही है एंगल थीटा। ठीक है, तो यहां पर इस स्लोप के ऊपर, किसी भी स्लोप के ऊपर अगर आपने 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, सपोज इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2 हैं, और आपको इस स्लोप की वैल्यू निकालनी है, और इस स्लोप की वैल्यू, क्योंकि इस स्लोप के ऊपर हर पॉइंट पे वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो आपको इस स्लोप की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, स्लोप निकालते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ से ये क्या आएगा, y की वैल्यू में चेंज आया तो ये क्या होगा, dy, और ये x की वैल्यू में देखो यहाँ पर x1 थी, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, x2 होगी, तो ये y की वैल्यू में भी कितना, x की वैल्यू में भी चेंज है और y की वैल्यू में भी चेंज है, तो ये हो गया dy और ये हो गया dx। और ये स्लोप की इक्वेशन होती है। ये किसकी इक्वेशन है, आप बोल सकते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू 10y बाय 10x। ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये स्लोप का भी बोला जाता है 10y बाय 10x को। ठीक है, चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x।
अच्छा, अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, और अपना कॉन्सेप्ट क्या है आज का? डिफरेंशिएशन। उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, उन फॉर्मूलाज को आप याद करना बेटे, ठीक है। देखो कई बातें ऐसी हैं जिनको डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा, उनके ऊपर कोई और सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो तो आई थिंक जाएंगे डिटेल के अंदर, लेकिन अपने को यहाँ पर डिटेल के अंदर नहीं है। आपको डायरेक्ट कई बातों को याद रखना पड़ेगा, कई फॉर्मूलाज हैं उनको याद रखना पड़ेगा, कहाँ से ड्राइव हुए हैं, ये चीज़ें अपने को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटे आपको बात करते हैं वन बाय वन। कुछ फॉर्मूलाज मैंने यहाँ लिखे हैं और कुछ फॉर्मूलाज आपके अभी मैं और भी सोल्व करवाने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहली बात के ऊपर आते हैं कि कोई भी कांस्टेंट, फर्स्ट रूल क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है कि अगर आपको एक टर्म दी हुई है y इज इक्वल टू दिया हुआ है कांस्टेंट टर्म है 5, और अगर आपको 5 का 5 दिया हो, 8 दिया हो, 10 दिया, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म दी हो, ठीक है, अगर आपको कहता है कि उसका डेरिवेटिव करो, उसका डेरिवेटिव करना है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो हमेशा उस कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। इस बात को हमेशा लिख लेना, द डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, द डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0, ठीक है। इस बात को लिखना, कोई भी कांस्टेंट टर्म है आपके पास, उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा? 0 होगा, ठीक है। सेकंड थिंग, अच्छा अब आते हैं डेरिवेशन के मेन फॉर्मूलाज के ऊपर कि किसी भी टर्म का आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n। एक्स रेज टू पावर n का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको y की वैल्यू x की पावर n दी हुई है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n दिया हुआ है, तो इसका आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या होता है? पावर हमेशा आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है, और यहाँ पर एक पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। n आगे आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी? n माइनस 1 हो जाएगी। यही मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल याद आते हैं, मैथ्स के अंदर सम होते हैं, तो अपन कुछ सम कर लेते हैं यहाँ पर। ये राइट कर लेना बेटे, साथ साथ मैं इरेज करता जाऊँगा क्योंकि बोर्ड की थोड़ी शॉर्टेज है, ठीक है। तो फर्स्ट इसी के ऊपर फर्स्ट एक क्वेश्चन लेके आते हैं। जैसे आपको दिया हो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 6 दी हुई है, एक्स रेज टू पावर 6 दी हुई है, और बोलता है इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, तो पावर ये आगे आ जाएगी 6, और इसमें से एक पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 एक्स रेज टू पावर 5, ठीक है। ऐसे ही और अगर क्वेश्चन बोलते हैं कि अपने को ऐसे दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 आगे आ जाएगा, x की पावर 5 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स रेज टू पावर 4, ठीक है। आई बात समझ में? ऐसे और एग्जांपल लेते हैं अपन। आपको दिया y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2, तो क्या आएगा? हाँ जी कहिए, क्या लिखोगे इसको? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा, और x की पावर एक क्या आ जाएगी? 2 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। आई बात समझ में? ऐसे ही और एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ जी, आई थिंक समझ आ रहा होगा बेटे। तो ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2, ये इस वे के अंदर भी लिखा आ सकता है, ठीक है, या कभी आपको इस वे के अंदर भी ये लिखा मिले y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो कभी भी आपको स्क्वायर रूट की फॉर्म में मिले तो आप स्क्वायर रूट को हमेशा क्या लिख सकते हो? y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी 1/2, और x में से पावर 1/2 में से क्या हो जाएगी? 1 माइनस हो जाएगी। तो इसको आप क्या लिखोगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, और x रेज टू पावर कितनी रहेगी बेटे? -1/2,
ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। और इसको आप क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स 1/2 और x की पावर नीचे आ जाएगी 1/2, क्योंकि पावर ऊपर जाती है तभी तो -1/2 बनती है, पावर नीचे आ गई तो प्लस का 1/2, और 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। समझ गए? तो अगर आपको y इज इक्वल टू रूट एक्स दिया हुआ है, कहता है उसका डिफ्रेंशिएशन करो, तो आप पहले उसकी पावर को 1/2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर माइनस हो जाती है, तो माइनस को नीचे लिख देंगे अपन, प्लस के अंदर हो जाएगा, और प्लस को फिर आप लिख सकते हो रूट की फॉर्म के अंदर, क्योंकि अपने को रूट में दिया था, अपने आंसर भी रूट की फॉर्म के अंदर ही निकाल दिया। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं कर रहा हूं बेटे और आपको भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 बाय, हाँ जी, क्यूब रूट दिया हुआ है इस वे के अंदर, क्यूब रूट ऑफ x, तो कैसे करोगे, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय, इसका मतलब क्या होता है, इसकी पावर 1/3, पावर 1/3 ऊपर जाएगी तो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, इसको x रेस्ट पावर -1/3, ये चीज बन गई अपने पास ये वाली। अब क्या होगा, -1/3 आगे आ जाएगा और x में से क्या होगा, -1/3 में से -1 और हो जाएगा, तो आगे आप सोल्व कर लेना बेटे। ठीक है, अच्छा, ये तो था मेन कॉन्सेप्ट, फर्स्ट रूल नंबर, सॉरी सेकंड रूल जो अपने मैंने आपको समझाया। अब थर्ड के ऊपर अपन बात करते हैं, जो इसी सेकंड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, थर्ड क्या चीज है कि y इज इक्वल टू, अगर x दिया हुआ है, ठीक है, y इज इक्वल टू x दिया और कहता है इसका डिफरेंशिएशन करो, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, अब इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो पावर आगे आ जाएगी, x की पावर कितना हो जाएगा, 1 - 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, x की पावर कितनी होगी, 0। ठीक है, और किसी की भी पावर 0 होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो x का डेरिवेटिव अगर कभी पूछ ले तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1 आगे आ जाएगा, तो 1 - 1 क्या होगा, x रेस्ट पावर 0, और x किसी की भी पावर 0 हो तो वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। देखो कैसे किसी की पावर 0 1 कैसे हो जाती है, इस चीज़ को भी मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर x की पावर 2 है, x² बाई x², इसको आप क्या लिख सकते हो, 1, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, x की पावर ये ऊपर गई तो x² इंटू x की पावर ऊपर गई तो -2 हो गया। ठीक है, इक्वल टू क्या रह गया, 1 के, तो बेस सेम, तो पावर क्या होती है हमेशा ऐड, तो x की पावर कितनी होगी, 2 - 2 इज इक्वल टू 1, तो 2 - 2 का मतलब क्या होगा, x रेस्ट पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसलिए किसी की भी पावर 0 बन जाती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा कि किसी की वैल्यू 0 हो तो उसको हमेशा 1 क्यों कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये टर्म थी जो मैंने यहाँ पर भी बताई थी, किसी की वैल्यू x 0 हो तो उसको हमेशा 1 लिखा जाता है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, अगर आपको x का डेरिवेटिव करना है तो उसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अब नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, ये मैं रेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या चीज़ है अपने पास, हाँ जी, ऐसे ही लिखा हो y इज इक्वल टू 5x रेज्ड पावर 3, ये लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 5x रेज्ड पावर 3, और इसका अपने को डेरिवेटिव करना है, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 5 तो कांस्टेंट टर्म तो एज इट इज रहेगी, और 3 आगे आ जाएगा, और x रेज्ड पावर क्या आ जाएगी, 3 - 1, तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 15x², क्या आ जाएगा, 15x²। ऐसे ही और होता, y इज इक्वल टू आपको 6x रेज्ड पावर 5 दिया होता, तो आप कैसे कहते हैं डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 एज इट इज, पावर आगे आ जाएगी और इसे इधर एक पावर क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो बन जाएगा 4, तो ये क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ जी, 30x रेज्ड पावर 4। कभी ऐसे दिया होता आपको y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू 5x, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 5 तो है, और इसकी पावर कितनी है, 1, और साथ में क्या हो गया, x रेज्ड पावर क्या हो गया, 0, ये मैंने आपको बताया है कि पावर इसकी 1 है, 1 आगे आ जाएगा, यहाँ पावर -1 हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, 0, तो ये क्या रह जाएगा ओनली, और x की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1, तो 5 × 1 × 1,
तो ये कितना रह जाएगा 5। तो ये ध्यान रखना 5 के साथ x दिया हुआ है तो x का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहता है 1 होता है। तो सिंपल अपने पास आंसर क्या आ गया dy/dx का 5 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो रूल है उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x। y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x दिया हुआ है। ठीक है, e होता है एक्सपोनेंशियल। e क्या चीज होता है एक्सपोनेंशियल, और इसके बारे में डिटेल में करेंगे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आपको ये करवाएंगे आपके मैथ्स के टीचर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है और इसके बारे में डिटेल के अंदर आपके मैथ्स के टीचर आपको समझाएंगे, आपको आपके फिजिक्स के टीचर आपको नहीं समझाएंगे ये बात। ठीक है, और जब क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी तब आके मुझसे आप पूछ सकते हो कि सर एक्सपोनेंशियल क्या होता है, तो मैं बड़े प्यार से आपको वहाँ समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x, तो इसकी डेरिवेटिव करते हैं dy/dx। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा e रेज़ टू पावर x ही रह जाता है। कैसे? क्योंकि इसको आप लिख सकते हो e रेज़ टू पावर x इंटू log e। इसको आप क्या लिख सकते हो e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की x डॉट डॉट मीन प्रोडक्ट के अंदर log e, ये क्या होता है log e, ये भी अब आगे मैं डिटेल के अंदर आपको बताने वाला हूँ। साथ में e और log e की वैल्यू, log ऑफ e की वैल्यू हमेशा होती है 1। log e की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये सारा क्या बन जाता है 1 बन जाता है। इसलिए डायरेक्ट आपको बोल देते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही रह जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको और क्वेश्चन दिया होता कि y इज इक्वल टू 8 रेज़ टू पावर x। 8 और ये उल्टा है ना, ये उल्टा ऐसे लिखा हो x की पावर 8, तो ये कर दिया अपन उल्टा 8 की पावर x कर दिया। ये तो बड़ा इजी था, पावर आगे आ जाएगी और इसकी पावर एक क्या आ जाएगी कम हो जाएगी 8x रेज़ टू पावर 7, है ना। अगर ऐसे दिया हो तो आप इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। तो क्या होगा इसका dy/dx कि 8 रेज़ टू पावर x तो एज इट इज़ रहेगी, और इसको साथ में क्या लिखा जाएगा log ऑफ 8 लिखा जाएगा। ठीक है, और log 8 की वैल्यू आप आपकी लॉगरिथम टेबल से देख सकते हो कि log 8 की वैल्यू क्या होती है। और इस लॉगरिथम लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल के ऊपर भी एक वीडियो मैं लेके आऊँगा आपके लिए, जिसके अंदर कंप्लीट आपको लॉगरिथम की टेबल जो है कैसे देखी जाती है, एंटी लॉग कैसे देखते हैं, लॉगरिथम कैसे देखते हैं, इसके ऊपर पूरी डिटेल के अंदर आप बात करेंगे। एक वीडियो जरूर लेके आऊँगा इस चीज़ की भी मैं आपके लिए। हाँ जी, तो इसका डेरिवेटिव बन गया ये। ठीक है, ऐसे ही आपको दिया y इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है, तो 2 की पावर x का क्या होता है dy/dx इज इक्वल टू 2 की पावर x log e, और साथ में क्या लग जाता 2, log 2 बोला जाएगा इसको। ठीक है, तो आई थिंक ये 4 से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं 5th के ऊपर। 5th के ऊपर करने से बजाय पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये log जो था ये 2 वे के अंदर होता है। log मीन लॉगरिथम। ठीक है, ये 2 होते हैं। एक होता है नेचुरल लॉगरिथम जिसका बेस के अंदर जैसे मैंने e लिखा है, इसको क्या बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, और एक होता है बेस 10 के अंदर। ठीक है, अच्छा इसको बोला जाता है लॉग हैविंग बेस, लॉगरिथम हैविंग बेस 10। ठीक है, तो नेचुरल लॉग को या तो log e के साथ लिखा जाता है या फिर इसको लिखा जाता है ln के साथ। इस वे के अंदर नेचुरल लॉगरिथम आपको लिखा मिलेगा ln और log e। ठीक है, अगर आपको log e को कन्वर्ट करना है बेस 10 वाले log के अंदर, तो आप कैसे लिखा जाएगा, log e होता है 2.303 log, जैसे आपको log e नेचुरल लॉगरिथम की वैल्यू को जैसे यहाँ पर होता 3 लिखा होता, log 3 लिखा होता, log 2 लिखा होता, log 4, कोई भी वैल्यू नेचुरल दी हुई है
उसको बेस 10 वाली वैल्यू के अंदर आपको चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, 2.303 लॉग बेस 10 और लॉग 3 यहाँ पे लिख देंगे। लॉग 3 की वैल्यू आप लॉग टेबल से देखोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2.303 से, वो नेचुरल लॉगरिथम 3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ जी, ये वैल्यू नोट कर लेना बेटे, आगे बहुत काम आने वाली हैं। नेक्स्ट थिंग अपने पास आता है फिफ्थ, लॉग ई का अगर आपको लॉग ई एक्स का आपको क्या करना है, या जनरल इसको ना ई नहीं बोल देते हैं, जनरल बोल देंगे लॉग एक्स, क्योंकि बार बार ई नहीं बोलते हैं। ठीक है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 1/x होता है, 1/x, ये आप डायरेक्ट याद रखो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद आते हैं, ये तो थे 5 जो मेन, इसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने किया 10th के अंदर साइन कोस टेन कॉट सेक को सेक। ठीक है, आपको यहाँ पर जरूरत क्या पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की, आपने 10th के अंदर स्पेशली 8th चैप्टर जो था उसके अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट किया सारा। एक वहाँ पर आपने राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड फॉर्मूलाज किए थे, है ना, आई थिंक याद होगा आपको, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बी पी एच एच बी, ये फॉर्मूला किया था। पी ये होता था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, है ना, आपने फॉर्मूला किए थे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, कोट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय बेस, और कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला किए थे। फिर इसके बाद आपने और भी फॉर्मूला किए थे, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे मैं अगर बात करूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ऐसा ही आपने कॉट से रिलेटेड और कोसेक से रिलेटेड एक आइडेंटिटी की थी। तो इस टाइप की जो आइडेंटिटीज हैं ये आपको लर्न करनी है, आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट करनी है आज। ठीक है, सेकंड थिंग आपने यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की थी, है ना, साइन कॉस टेन की आपने टेबल बना के सीखी थी, आपके टीचर ने आपको सिखाई होगी कि वो 0 डिग्री साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 30 की वैल्यू कितनी होती है, 45, 60 और 90। अगर किसी को ये टेबल नहीं आती तो कमेंट के अंदर जाके कीजिए सर कमेंट कि सर ये टेबल भी आप समझा दो प्लीज़, तो मैं ज़रूर समझाऊंगा आपको। ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, नहीं तो ये जो टेबल है आपको स्पेशली साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू, ये आपको डायरेक्ट आनी भी चाहिए और लर्न भी होनी चाहिए कि टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है। ये टेबल आपकी 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 8 और आई थिंक 8.2 से पहले आपको दी हुई है ना। तो इस टेबल को भी आपने ज़रूर याद करना है। और ये जो मैंने आइडेंटिटीज़ बताई हैं, जो जो आपने 10th क्लास के अंदर की हैं, वो सेम आइडेंटिटीज़ अब आपको यहाँ पर करनी है, रिपीट। ठीक है, इसके बाद एक और आइडेंटिटी आपने की थी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये वाली आइडेंटिटी है ना। एक्सरसाइज आई थिंक मुझे ध्यान नहीं है, मे बी 8.1 है उसके अंदर या 8.2 होगी, तो उसके अंदर आपने ये की थी। तो हाँ 8.2 है आई थिंक, जहाँ तक मुझे थोड़ा आइडिया है। 8.3 में ये आइडेंटिटीज आ जाती है, 8.4 में कुछ और होगा। ठीक है, तो इस वे के अंदर ये आइडेंटिटीज थी। तो आई थिंक ये तो कर लिया होगा आपने, आती होंगी आपको, तो ये कर लेना। नेक्स्ट अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, कैसे आप इनका डेरिवेटिव करते हो। ठीक है, तो एक मैं थोड़ा कैमरा चेक कर लूँ, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो चल रहा है अभी कैमरा, तो हाँ जी आ जाओ। तो डिफ्रेंशिएशन आपको करना हो, मान लो y इज इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर एक टर्म मुझे याद आ गई और जो आपके समझाने वाली है। देखो इस वे के अंदर बेटे कि अगर आपको ये दिया होता y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 2 और आपको बोलता कि डिफ्रेंशिएशन करो dy बाई डी टी विस्पेक्ट टू टाइम करो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम का तो x के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है,
ठीक है। और जहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाती है, 0। अगर यही बोलता dy बाई dx करो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y रिस्पेक्ट टू x करो, तो आप बोलते 2 आगे आ गया और x की पावर कितनी आ गई 1, 2x। ऐसे बोलता अगर डिफ्रेंशिएशन करो dy बाई d थीटा, तो थीटा का तो x से कोई लेना देना नहीं है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर है y इज इक्वल टू साइन थीटा, अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता dy बाई dx। अगर मुझे पूछे कि इसका dy बाई dx निकालो, तो x का तो इससे कोई थीटा से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, कोई रिलेशन नहीं है। और अगर मुझे यही बोलता कि dy बाई d थीटा निकालो साइन थीटा का, तो अब थीटा का तो इसके साथ रिलेशन है, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा dy बाई dx। तो ध्यान रखना, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है। ये राइट करते हैं ना, साथ साथ ये वाली टर्म भी राइट कर लेना इन फ्यूचर, ध्यान रखना इस बात का। बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, dy बाई dt इज इक्वल टू 2x लिख देंगे वो इस चीज़ को, dy देखते ही नहीं है इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, जिसके रिस्पेक्टिव में होता है उसका अगर रिलेशन बनता है उसके साथ तभी डिफ्रेंशिएशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा। और अगर y इज इक्वल टू कॉस थीटा है और आपको dy बाई dx निकालना है, तो कॉस थीटा का उसका अपोजिट माइनस, सॉरी यहाँ पर थीटा है, तो dy बाई डी थीटा क्या रहेगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसको आप इस वे में ध्यान रखना, मैं ये लिख रहा हूँ इस वे के अंदर, साइन थीटा का डी बाई डी एक्स आपको लेना है, तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। और अगर डी कॉस थीटा को आपको डेरिवेटिव करना है रिस्पेक्ट टू, ये गलती मैं भी करे जा रहा हूँ, तो आप ध्यान रखना भी, तो ये डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, माइनस साइन थीटा, ठीक है। हाँ, कई बार जल्दबाजी में हो जाती हैं गलतियाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे तो भगवान का रूप हैं, गलती होती नहीं इनसे, हम तो ठहरे अब बुजुर्ग। तो डी साइन थीटा कॉस थीटा के बाद अब क्या होता है, थर्ड पी बी पी टेन थीटा, तो डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा रिस्पेक्ट टू थीटा, तो टेन थीटा का क्या रहता है बेटे, सेकेंड स्क्वायर थीटा। टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। और मुझे अगर सेकेंड स्क्वायर थीटा का करना हो तो कहाँ करूँ, इधर कर देते हैं। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा का क्या होता है बेटे, सेकेंड थीटा टेन थीटा, क्या रहेगा, ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, सेकेंड थीटा टेन थीटा। सेकेंड के बाद एक अब टर्म रहेगी कोट के ऊपर, कोट थीटा, ठीक है। कोट थीटा का होता है, हाँ जी, जैसे अपन यहाँ पर किया था टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या होगा, कोसिकेंट कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डी बाई कोसेक थीटा का करना हो, सॉरी ये होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डी बाई डी थीटा ऑफ कोसेक थीटा करना हो तो माइनस कोट थीटा कोसेक थीटा, या माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा आप लिख सकते हो। तो ये थी कुछ आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्रीज के ऊपर रहेगी। मेनली यहाँ पर जो ज़्यादा यूज़ होती हैं सबसे ज़्यादा साइन कॉस, ठीक है। साइन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है, कॉस, कॉस क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है। टेन का क्या रहता था, टेन का सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड स्क्वायर थीटा, वो तो साथ में एक्स लगा हुआ, वाई लगा हुआ है। और सेकेंड स्क्वायर सेकेंड एक्स, सॉरी सेकेंड स्क्वायर नहीं है, सेकेंड एक्स, तो सेकेंड एक्स का क्या होगा, सेकेंड एक्स, ये एक्स का पीछा छोड़ेगा, थीटा, तो सेकेंड थीटा का क्या होगा, सेकेंड थीटा टेन थीटा, ठीक है। और कोट थीटा का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा का क्या होगा, माइनस कोट थीटा कोसेक थीटा। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे अलजेब्रा से रिलेटेड, कि अलजेब्रा के अंदर मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के अंदर वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का क्या रोल रहता है। इसको लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक मेरे दिमाग के अंदर और बात आ गई, छोटा सा रूल जाते जाते आपको एक और बता दूं। लॉग के ऊपर रह रहा था बीच में ये बेचारा,
log mn क्या होता है, log mn, तो log mn रहता है log m प्लस log n, ये फॉर्मूला याद रखना, log mn का log m प्लस log n, और log m बाई n का रहता है log m माइनस log n। तो ये थोड़े ध्यान रखना। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो थैंक यू सो मच।